आज जैसे हम सुनते हैं अंबानी अडानी, वैसे ही पहले सुना करते थे टाटा बिरला। टाटा ग्रुप पे मैं बात कर चुका हूं। आज बिरला ग्रुप के साम्राज्य जो कि 10 लाख करोड़ का है, ये कैसे बना, इसकी डेप्थ को आज पकड़ेंगे इस पूरे वीडियो में। 10 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे नीचे से जड़ों से उठ करके आया। आज किचन के फॉइल से लेकर के शादी के लहंगे तक, सीमेंट से लेकर के टेलीकॉम नेटवर्क तक, सही समय पर सही दाव लगाते रहे, सब कुछ बनाते रहे, साम्राज्य बढ़ाते रहे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज है, एपिसोड नंबर 24। इससे पहले 23 एपिसोड आ चुके हैं। वो ब्रिलियंस जिसने कमा के दिए कई बिलियंस। आज मैं सिर्फ टाइकून की बात नहीं, बिरला बिजनेस एम्पायर का पूरा साम्राज्य समझाऊंगा। इनको साम्राज्य बनाया कैसे, इन्होंने जहां मौका मिला इन्होंने बोला बिजनेस ला। इनका नाम है बिरला बिजनेस ला। कौन लेकर के आया? बिरला। सैफ अली खान जो थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ। बिग बॉस में किसने ट्रॉफी उठाई, सब देखते हो, सब शेयर करते हो, सबसे टाइम मिल जाता है। आज रियल कंटेंट पे ध्यान दो, जिससे धंधे में आपके एक तो फायदा भी होगा। और ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट है टाइकून्स ऑफ इंडिया का। उसमें अंबानी, अडानी, लोहो, जोमेटो, जीरोधा, उदय कोटक, सुनील भारती मित्तल एयरटेल वाले, जेआरडी टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला। आप बस प्रॉब्लम का नाम लो, मैं चैलेंज करता हूं। उसकी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी दे रखी होगी। कहां से शुरू हुआ है बिरला साम्राज्य? पिलानी से शुरू हुई जर्नी। और पिलानी से सबको क्या किया इन्होंने? पिला दिया पानी। हर बिजनेसमैन को पिला दिया पानी। शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान के पिलानी। 10 लाख करोड़ का मार्केट क्या 2025 में। आज दुनिया के नंबर 1 एल्यूमिनियम के धंधे में, एल्यूमिनियम रोलिंग के दुनिया के नंबर 1 वीएसएफ यानी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर, समझाऊंगा डिटेल में होता क्या, आसान करके, आसान भाषा में। दुनिया का नंबर 3, भारत का नंबर 1 सीमेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनके जो सबसे बड़े बिजनेस है, एक तो ग्रासिम है, कपड़े का बिजनेस, 1,60,000 करोड़ का। हिंडाल्को इनका 1,40,000 करोड़ का। अल्ट्राटेक इनका 3 लाख करोड़ से ज्यादा का। आदित्य बिरला कैपिटल इनका 50,000 करोड़ का है। आदित्य बिरला फैशन भी है इनका 30,000 करोड़ का। इनका टेलीकॉम का वीआई, वोडाफोन आइडिया, वो भी है 70,000 करोड़ का। खून पसीने की मेहनत से तो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिरला वो है जिनके खून में बिजनेस दौड़ता है। इनके खून के अंदर, इनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, बिजनेस निकलता है। सर फैमिली ट्री नहीं है, ये वो फैमिली का फॉरेस्ट है, वो जंगल है, वो फैमिली का फॉरेस्ट यानी जंगल जिसमें सब मंगल ही मंगल। हाँ, सबसे पहले इनको इनके व्यापार परिवार से मिलवा देता हूं, व्यापार करने वाले परिवार से मिला देता हूं आपको मैं। पहला अध्याय, बिरला डायनेस्टी, फैमिली ट्री। क्या है ये बिरला ग्रुप? कैसे 10 लाख करोड़ का बिजनेस बना? ये शिव नारायण बिरला वो करते थे 18वीं सदी में। उनके बेटे बलदेव दास बिरला, उनके आगे 4 बेटे थे, रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला जो कि बहुत बड़े हुए आगे चल के, जुगल किशोर बिरला और बृजमोहन बिरला। जुगल किशोर ने आगे चल के बिजनेस छोड़ दिया था, बृजमोहन ने संभाला था। रामेश्वर दास के जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं यश बिरला ग्रुप। घनश्याम दास बिरला ग्रुप जो आता है उसको बोलते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। और जो बृजमोहन बिरला का जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं सीके बिरला ग्रुप। ये पूरा फैमिली ट्री है। पूरा फैमिली ट्री आपको आराम से समझा देता हूं। शिव नारायण बिरला के जो बेटे बलदेव दास बिरला, शिव नारायण पहले उन्होंने बिरला एम्पायर की नींव रखी। कहां से रखी? बताया, पिलानी से पिलाया इन्होंने सबको पानी। राजस्थान का पिलानी, जहां बिट्स पिलानी भी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनका अपना। कॉटन ट्रेडिंग, कपास की ट्रेडिंग से इन्होंने काम शुरू किया। शहर में जाकर के बड़े व्यापारियों को कपास, कॉटन बेचा करते थे। इनके देहांत के बाद इनके बेटे बलदेव बिरला ने सारा काम संभाला। बलदेव दास बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा, यार कॉटन की खाली ट्रेडिंग नहीं करूंगा। राजधानी भारत की है कोलकाता, उस समय की बात कर रहा हूं। कोलकाता में सी पोर्ट था। बोलो यहां से मैं एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगा। और आगे चल के इनके देहांत के बाद 1920 में इन्होंने बिजनेस 4 बेटों में बांट दिया, रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, जुगल किशोर और बृजमोहन। जुगल किशोर मैंने आपको बताया उन्होंने सारा बिजनेस अपना बृजमोहन को दे दिया था। तो बेसिकली बाद में क्या हुआ, उनको देने के बाद ये 3 लोग बचे फिर, यानी कि बलदेव दास बिरला की लेगेसी को 3 लोगों ने आगे बढ़ाया, रामेश्वर दास, घनश्याम दास, बृजमोहन। इसमें से घनश्याम दास, जीडी बिरला, इनका नाम सबसे ज्यादा हुआ था, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। देख लेते हैं, रामेश्वर दास, घनश्याम दास और बृजमोहन तीनों ने मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स इन्होंने शुरू किया 1924 में, फ्रीडम फाइटर्स की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान मोटर्स इन्होंने शुरू किया आजादी से पहले, जिसकी एम्बेसडर गाड़ी जो आगे चल के ना बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करी है एम्बेसडर ने। आज भी लोग जो है ना, आपके पिताजी, आपके दादाजी से पूछना, एम्बेसडर गाड़ी 75% मार्केट शेयर था 1970 में उसका। इन्होंने उस टाइम पे आजादी से पहले बैंक भी चालू कर दिया, यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इन्होंने बिजनेस को काफी एक्सपैंड किया। और रामेश्वर दास के बेटे गजानन, गजानन के बेटे अशोक, अशोक के बेटे यश बिरला, यह यश बिरला ग्रुप। घनश्याम दास के बेटे बसंत बिरला, उसके बाद आदित्य बिरला, आदित्य कुमार बिरला, उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला जो कि आज चला रहे अपना बिजनेस, ये है आदित्य बिरला ग्रुप। सबसे बड़ा ये है, 9.5 लाख करोड़ का बिजनेस अकेले यही कर रहे हैं। फिर है बृजमोहन बिरला, जिनके आगे चल करके सीके बिरला, गंगा प्रसाद के बाद में अवंती अवानी अभी चलाते हैं सीके बिरला ग्रुप को, जिनका भी अपना बिजनेस अच्छा है। तो पहले आदित्य बिरला ग्रुप जो सबसे बड़ा उसको समझ लेते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप में इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो गया है कि 9,60,000 करोड़ का है ये, 2.25 लाख एम्प्लॉय, 40 देशों में इनके काम कर रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप इतना बड़ा हुआ कैसे, उसकी डेप्थ में जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन से बहुत पहले ही 1969 में आदित्य बिरला ने 19 कंपनियां बना ली थी, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट के अंदर। आज उन्हीं की बदौलत 40 देशों के अंदर है, 50% रेवेन्यू उनका विदेशों से आता है, यानी कि भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं।
बिरला ग्रुप का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, बहुत कंट्रीब्यूशन है। पर आप कहोगे यार ये सोच आती कैसे है, ये करते कैसे हैं? वो सोच सिखाऊंगा आपको मैं आज, उस सोच की डेप्थ में लेके जाऊंगा। ब्रिलियंस जो कमा के देता है कहीं बिलियंस, इसीलिए टाइकून ऑफ इंडिया बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है। मैं जाता हूं 1995 आते आते 51 साल की उम्र में कैंसर के कारण इनकी देहांत हो गया, इनका आदित्य बिरला का, जिसके बाद इनके बेटे कुमार मंगलम बिरला जो आज लीड कर रहे हैं, ये पूरी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप कुमार मंगलम बिरला को देखते हैं, हमेशा बिरला ग्रुप में से सबसे फेमस है, फोर्थ जनरेशन है बिरला ग्रुप के अंदर, 40 सक्सेसफुल एक्विजिशन कर चुके हैं। एक्विजिशन समझा दूं, कंपनियां खरीदना, बैंकों से थोड़ा कर्जा लेना या इक्विटी डाइल्यूट करना, शेयर को बाजार में बेचना और उससे जाकर के नई कंपनी खरीद लाना। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कंपनियां अगर खरीद करके अपने ग्रुप को बड़ा किया है तो वो कौन सा ग्रुप है? आदित्य बिरला, और उसके बेटे कौन थे? कुमार मंगलम बिरला, जो कि आज चला रहे हैं। एल&टी सीमेंट इन्होंने 2004 में खरीदा था। 2012 में इन्होंने पैंटलून जो है ना, फ्यूचर ग्रुप का पैंटलून, वो उन्होंने खरीद लिया, जिनका बिग बाजार भी हुआ करता था। 2018 में इन्होंने बिनानी सीमेंट भी खरीदा, सब्यसाची, तरुण थलियानी, रीबॉक, क्या क्या नहीं खरीद लिया इन्होंने। आपको मैं बता दूं, आदित्य बिरला कैपिटल जो है उसके अंदर चाहे फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सब चीजों पे इनका कैपिटल जो इनका धंधे का, पैसे का व्यापार है। हिंडाल्को उनका बहुत बड़ा है, हिंडाल्को आपको समझाऊंगा। सीमेंट इनका बहुत बड़ा है, हाँ, दुनिया में तीसरे नंबर पर, भारत में नंबर 1। अल्ट्राटेक बिरला वाइट सब इन्हीं का है, टेलीकॉम भी इन्हीं का है, कुमार मंगलम बिरला जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है, और ग्रासिम भी इन्हीं का है जो लिनन वगैरह से बनाते हैं। आपको मालूम नहीं है, एलन सोली के कपड़े खरीदते हो, किसका है ये? बिरलास का है। लुई फिलिप किसका है? हाउस ऑफ मसाबा। पैंटलून किसका है? पीटर इंग्लैंड किसका है? वैन ह्यूसेन किसका है? फ्रेड पेरी किसका है? फॉरएवर 21 किसका है? हैकेट लंदन किसका है? रीबॉक किसका है? सब्यसाची किसका? टेड बेकर, रैल्फ लॉरेन, जयपुर, ये सारे के सारे जो कपड़े आप खरीदते हो अलग अलग ब्रांड के, ये सब बिरला ग्रुप के ही हैं। आज कुमार मंगलम बिरला 8वें सबसे अमीर आदमी है भारत के और 100वें सबसे अमीर आदमी है पूरी पृथ्वी के। पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और बाकी के 2 ग्रुप है, ये उतने बड़े नहीं है। सीके बिरला ग्रुप फिर भी बड़ा है, जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक और सीके बिरला हॉस्पिटल्स और जीएमएम को, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में काम करते हैं। एवटेक जो कि ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे जो है ना करंट वगैरह पास होता है, गाड़ियों में ट्रांसमिशन में काम आता है ये। इनका ग्रुप जो है 25,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, ये सीके बिरला ग्रुप है। यश बिरला ग्रुप चला नहीं। इनका बिरला पावर था, जेनिथ बिरला था, इनका बिरला कॉटसन था, इनका बिरला श्लोका था, और 2013 के अंदर ये इंसॉल्वेंट हो गया था, एनपीए घोषित कर दिया गया था, ये खत्म हो गया था। तो मेनली 2 बड़े बिजनेस बचे। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये मैंने कुछ बिरला साम्राज्य थोड़ा सा बताया, ये बिजनेस बनाए कैसे, कैसे हुए, चालू कैसे, वो सोच क्या थी, वो इंपैक्ट क्या आया। उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे भैया, टाइकून ऑफ इंडिया आप देखते हो, कौन से टाइकून ऐसे हैं जिसने अपना बिजनेस गांव से रन करता है, जो गांव में बैठ करके अपना बिजनेस साइकिल पे धोती कुर्ते के अंदर चलाता है? कौन है? दीपेंद्र गोयल, निखिल कामत, श्रीधर वेम्बू या सुनील भारती मित्तल? नीचे आंसर दो भाई तुम, ये 4 ऑप्शन नीचे आंसर दो। कौन गांव में अंदर साइकिल चला करके पेड़ के नीचे बैठ करके अपने लैपटॉप पे अपना बिजनेस रन करता है, हजारों करोड़ का धंधा करता है? अब आगे चलते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड फैमिली स्ट्रक्चर के बाद। अब एक एक करके इनके सारे बिजनेस मॉडल को समझाता हूं, कैसे कैसे टाइम पर बिरला ने सही मौके को मुकद्दर में पलट दिया। दूसरा अध्याय, सीजिंग द सेंटिमेंट ग्रासिम। ग्रासिम जो था ना, वो सेंटिमेंट की कहानी थी। देश में क्या सेंटिमेंट चल रहा है, देश में सेंटिमेंट उस समय क्या था। सबसे पहले बात करूंगा उस टाइम की जब देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। जीडी बिरला ने इस मूवमेंट में अपना मोमेंट ढूंढ लिया। मूवमेंट था, इन्होंने मोमेंट ढूंढ लिया। मोमेंट मतलब टाइमिंग। उन्होंने सोचा अपना टाइम आ गया है, 35 करोड़ जनता को कपड़ा पहनाऊंगा, स्वदेशी कपड़ा पहनाऊंगा। हाँ, जो गांधी जी उस समय बड़ा खिलाफ थे, चरखा 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 बोल रहे थे। इन्होंने 35 करोड़ लोगों को सोचा कपड़ा बनाए थे इनको, ये चरखे से कितना कपड़ा बना लेंगे भाई लोग, उससे मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा। और फिर क्या था, उन्होंने ट्रेडिंग के बिजनेस को ट्रैश किया, खत्म किया, अपनी मिल से माइलस्टोन बनाने निकल पड़े। इन्होंने मिल की तैयारी करी। देखते हैं कैसे। बिरला फैमिली में सबसे मेजर योगदान है घनश्याम दास बिरला का, इनका माना जाता है। ये जीडी बिरला ने उस समय शुरू किया था, बिजनेस संभाला, और देश में स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इनका एम था कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर दें, ब्रिटिश को बाहर निकाल दें, स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, अपने ही कपड़ों को पहने। लोकमान्य गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर सारे विदेशी कपड़ों को जला जला करके आग लगा के शोर मचा करके इनको बंद करना चाहते थे। चरखा जो सिंबल हुआ करता था, जीडी बिरला ने देखा भाई चरखे से 35 करोड़ लोगों के कपड़े तो नहीं बना पाएंगे, इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमारे को मिल्स अभी है ही नहीं। 3-4 ही मिल्स हुआ करती थी उस टाइम पे। कितनी थी? एक फोर्ड ग्लोस्टर थी, एक बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी हुआ करती थी, एक मोरारजी मिल थी, और एक एल्गिन मिल हुआ करती थी। इतनी थी बस। जीडी बिरला ने सोचा कॉटन ट्रेडिंग छोड़ करके, ट्रेडिंग में तो इससे खरीद उसको बेच, इससे खरीद इससे बेच, अरे मैं खुद ही बना देता हूं, मैं टेक्सटाइल की मिल बनाता हूं, बिजनेस बड़ा होगा, मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को सपोर्ट भी मिलेगा। तो जीडी बिरला कोई भी काम ना बिना सोचे नहीं करते थे। ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस, ये टाइकून ऑफ इंडिया है। उन्होंने मिल बनाने से पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस किया कि क्या लगेगा, क्या मिलेगा, कितना खर्चा लगेगा, कितना बचेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स लगाया, रॉ मटेरियल कितने का है, लेबर कितने की है, मशीन कितने की है, रेंट कितने का, रेवेन्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करके बात समझ में आई। 14-15% इन्होंने देखा मुनाफा आराम से बन जाएगा। इनके समझ में आ गया 15% मुनाफा आराम से बन जाएगा।
हाँ, इन्होंने कहा कि मैं जब मैं 10 रुपए का माल बेचूंगा तो 1.5 रुपए मेरी जेब में आना ही आना है, आना ही आना है। मैक्रो फैक्टर बहुत बड़ा था। 1947 तक 35 करोड़ की जनता थी। इन्होंने कहा उनमें 17 करोड़ लोगों को, यानी कि 50% पॉपुलेशन को मैं अपने कपड़े पहना दूंगा। तो और जो मैनुअल काम चरखे का था वो मैनुअल था, उसमें प्रोडक्टिविटी लो थी, क्वालिटी पुअर थी, अनस्किल्ड वर्कर थे। 350 मिलियन यार्ड फैब्रिक चाहिए था और 143 मिलियन यार्ड फैब्रिक अवेलेबल था। 60% की कमी थी देश के अंदर। सारी कैलकुलेशन करने के बाद जीडी बिरला का बड़ा सवाल था, मिल की शुरुआत कहां से करूं? अब ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस, टेक्नोलॉजी कहां से लाऊं, मैन पावर को ट्रेन कैसे करूं? मैन पावर तो है नहीं इस समय देश के अंदर। तो जीडी बिरला पूरे देश भर में घूमे, इनको पता लगा मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल मिल बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो पानी बहुत था, दूसरा इंडिया का कॉटन बेल्ट था, और तीसरा महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक था। क्योंकि अब कोलकाता की बात नहीं है पुरानी, अब महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट चालू हो गए थे। एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं, बाजारों से सामान भी मंगा सकता हूं विदेशों से। लेबर कॉस्ट या मुंबई के मुकाबले कम थी, मुंबई में लेबर महंगी होती थी। तो मध्य प्रदेश फाइनल किया। ग्वालियर के महाराजा उस समय जीवाजी राव सिंधिया, उनसे मिलने गए। देखो, सोच जब बड़ी होती है ना तो आदमी एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में काम के लोगों से जाके मिलता है। वहां के महाराज के पास गए, मूवमेंट से जुड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। बोला एमपी के अंदर अगर मध्य प्रदेश में मिल बन गई तो एक तो आपके राज्य के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको उनको मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ेगी, लोग अपने आप कमाएंगे। जीवाजी राव सिंधिया बोले बात सही है यार, ये अगर यहां के लोगों में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। उन्होंने क्या किया, खुद की जमीन अपनी ग्वालियर के पास की प्लांट सेटअप करने के लिए नागड़ा में जमीन दे दी इनको। जीडी बिरला की नेक्स्ट प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी। जमीन तो मिल गई, जमीन सिंधिया से ले आए। अब थी टेक्नोलॉजी। कॉटन कपास की खेती जो होती है, कॉटन कपास की खेती जो है ना लिमिटेड ही है भाई। किसान से आप कितनी खेती करा लोगे? अनलिमिटेड खेती तो करा नहीं पाओगे, मेरे को तो बहुत कपड़ा बनाना है। तो कॉटन का ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए इन्होंने विदेशों में इसकी ऑल्टरनेटिव के बारे में पता करना शुरू किया। इंग्लैंड, जापान, यूएस, चाइना, फ्रांस, सब जगह गए और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को जाकर समझ के आए। पहले रिसर्च बिफोर रेवेन्यू, पहले रिसर्च बिफोर रीचिंग। इन्होंने समझा कि एक चीज है जिसको बोलते हैं विस्कॉस स्टेपल फाइबर। समझाता हूं इजी करके। विस्कॉस स्टेपल फाइबर जो है ना, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये लकड़ी के पल्प से बनता है, बैम्बू के पल्प से बनता है, होता कॉटन की तरह है ये, लेकिन लकड़ी और बैम्बू के पल्प से बनता है। ये बहुत ज़्यादा बन सकता है। ये कपड़ों के अंदर, पर्दों के अंदर, चादरों के अंदर, बेडशीट के अंदर, टॉवल्स के अंदर, वाइप्स के अंदर, आज की डेट में तो डाइपर्स के अंदर, सब जगह यूज होता है। मैं आपको फर्क समझा दूं एक बारी में, इजी कर दूं, कंपैरिजन में समझ में आती है बात। नेचुरल कॉटन समझते हैं और ये वीएसएफ समझते हैं। इन्होंने वीएसएफ को पकड़ा। नेचुरल कॉटन है भाई, जब सीजन आएगा तभी फार्मिंग होगी कपास की, ये पूरा साल मिल सकता है, हर समय मिल सकता है। ये 4 महीने की प्रोडक्शन नहीं, ये पूरे साल की प्रोडक्शन है। अच्छा, नेचुरल कॉटन है वो ना सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें आप पॉलिस्टर से मिक्स कर दो, उसको आप गर्म कपड़ों से, हाँ, वुलन से, उससे मिक्स कर दो, लिनन से मिक्स कर दो, किसी से मिक्स कर दो, तो विस्कॉस स्टेपल फाइबर ना काम ज़्यादा जगह आ रहा था। अच्छा, ये जब आप नेचुरल कॉटन जो है वो जो रंग एब्जॉर्ब करता है, भाई आपको लाल रंग की शर्ट चाहिए कि गुलाबी रंग की चाहिए, है गुलाबी, तो आपको कौन सी चाहिए? किसी भी तरह की चाहिए, नीली चाहिए, हरी चाहिए। ये अनइवनली रंग को देता था, तो डल फिनिश आया करती थी। ये बहुत इवनली डाई को एब्जॉर्ब कर लेता था, हाँ, विस्कॉस स्टेपल फाइबर। उससे क्या होता था, ब्राइट, शाइनी, बढ़िया वाइब्रेंट कलर होते थे। अब इसका क्या था, कपास की खेती में ना थोड़ा रेट फ्लक्चुएट करता था, सीजनल है, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम हो गया, और कभी सीजन में हुआ ही नहीं। इसकी प्राइसिंग स्टेबल है कि पूरा साल मिलता था। जीडी बिरला को समझ में आ गया, कंपैरिजन कर लिया, एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हाँ, और कंपैरिजन करके देखा यार ये राइट हैंड साइड मिले ज़रा बढ़िया है। तो जीडी बिरला ने फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर के, फ्रांस से कुछ लोगों को भी उठा करके लिया, मैन पावर भी लिया, अपनी इंप्लॉयज को ट्रेन भी कर दिया, और 25 अगस्त 1947 तक ये पूरी मिल तैयार कर दी। ग्रासिम, ग्वालियर रेसन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, ग्रासिम अगले 3-4 सालों के अंदर हाई क्वालिटी विस्कॉस स्टेपल फाइबर बनाने लगा। स्वदेशी मूवमेंट में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड तो ये इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि लोग कहते थे कि अगर लड़की वालों की तरफ से ग्रासिम का कपड़ा मिल जाए लड़के वालों को, रिश्तेदारी पक्की हो जाती, तय हो जाती, रिश्ता तय हो जाता ना भैया, शादी तय हो जाती है। ग्रासिम का कपड़ा दिया है, स्टेटस सिंबल हो गया था, स्टेटस सिंबल। लोग इनके कपड़े, इनकी शर्ट, इनकी पैंट, इनके सूट सब सिलवाने लग गए। महात्मा गांधी बोले ग्रासिम मिल जो है ना इंडिया के डेवलपमेंट में मील का पत्थर है। इनकी मिल, हाँ, कपड़ों की मिल मील का पत्थर है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ग्रासिम जो बैकबोन बन चुका है समय सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, क्योंकि भारत में ही कपड़े बनने शुरू हो गए हैं। फायदा क्या हुआ मालूम है? रिजल्ट ऐसा निकल के आया, इसको बोलते हैं ब्रिलियंस से कमाते हैं बिलियंस। ग्रासिम जो है ग्लोबल लीडर बन गया प्रोडक्शन का वीएसएफ में, यानी कि विस्कॉस स्टेपल फाइबर जो मैंने आपको बताया, और यान में। भारत का तो नंबर 1 हो गया, विश्व का नंबर 3 हो गया। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर विस्कॉस रेयान फाइबर जो होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करा 50 देशों में, दुनिया भर से रेवेन्यू ला रहा है, डॉलर लेकर के आ रहा है। 1990 में 875 करोड़ का बेचते थे, लेकिन 10 साल के बाद ये 4,500 करोड़ पार कर गए, और 2024 पिछले साल तक ये 26,000 करोड़ का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। आज जो है ना 1,60,000 करोड़ की कंपनी बन गई इनकी। बिरला जो है ना अपने मार्केट कैप से ज़्यादा मार्केट गैप पे फोकस करते हैं। मार्केट गैप भरेगा तो मार्केट कैप अपने आप बढ़ेगा। बिरला का फॉर्मूला क्या है? समय और हालात के हिसाब से अपना माल बेच दो।
और रिजल्ट यह आया कि ग्रासिम की सक्सेस के नंबर्स हमारे सामने आज आ चुके हैं। आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई है। एक बात बताऊं, मेरे लीडरशिप फनल में भी ऐसे कई बिजनेसमैन आते हैं जो कहते हैं हमें आपका टाइकून्स ऑफ इंडिया देख करके आए, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख के आए, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख करके आए। अगर आप वीडियो में इतना अच्छा समझा सकते हो, सामने कितनी क्लैरिटी मिलेगी। मैं एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क सिखाता हूं लोगों को, और जब क्लैरिटी होती है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, एग्जीक्यूशन, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। सही इंप्लीमेंटेशन होगा तो इनकम अपने आप अच्छा होगा। आप खुद देखो लोग क्या बोल रहे हैं। In this leadership panel program, I really learned those pain points which were creating issues and struggles throughout. मैं समझता हूँ इंडिया क्या, कहीं शायद बाहर भी कंट्रीज में आपको इतना लेवल का कंटेंट शायद नहीं मिलेगा। हमारा भारतवर्ष विवेक सर के मार्गदर्शन से बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। I believe personally that I can take my business to a whole new level with the kind of learning that I have taken from here. मैं MBA की डिग्री हासिल कर चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है आज। आप भी, अगर आपका भी बिजनेस है, छोटा है चाहे बड़ा है, आप भी एक बार वंस टाइम आपको भी लाइफ में लीडरशिप फनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जो सपना देखा था ना, वो यहीं से पूरा हो सकता है। सब्सक्राइब करके देखो, खुद समझ जाओगे कि LFP में इतनी भीड़ रहती क्यों है। वैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 9 फरवरी संडे का दिन है। इस समय 8, 9, 10 वाला बैच तो पूरा भर चुका है। इस समय ओवर फ्लडेड है ये वाला बैच, ये 8, 9, 10 का बैच है हमारा। हाँ, लेकिन आगे जो है ना 19, 20, 21 मार्च को मैं अगला बैच कर रहा हूं। तो टाइम से बुक करने के लिए, अपना टोकन देने के लिए, टोकन देके टाइम से बुक करने के लिए अभी आप फोन लगा के पता कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बचपन से ही बोलते सुनते आए हैं कि बड़े होकर टाटा बिरला जैसे बनना, टाटा बिरला जैसे। आज बात होती है अंबानी अडानी, अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, अडानी अंबानी। तब टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला होता था। आज बताता हूं दोनों के नाम का मेल कब हुआ और कैसे हुआ। ये है तीसरा अध्याय, प्रोवाइडिंग मेटल, ताकत विद द मेटल ऑफ टुमारो। आगे का लोहा, हिंडाल्को। हिंडाल्को आया, हिंडाल्को बहुत बड़ी कंपनी बनी इनकी। बिरला का अप्रोच जो है ना माइक्रो नहीं था, मैक्रो था। बड़ा सोचते थे, सोच लिया मार्केट शेयर नहीं, पूरी मार्केट ले लूंगा मैं। ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कुछ लोगों को नहीं, जो कि सबको चाहिए, जिसका यूज कुछ जगह नहीं, जिसका सब जगह यूज हो, जिससे सिर्फ धंधा नहीं, जिससे पूरा देश बनता हो। 1944 की बात थी। GD बिरला और JRD टाटा। JRD टाटा का वीडियो मैं दे चुका हूं बहुत डिटेल में। JRD टाटा ने सबसे ज़्यादा बिजनेस बनाए हैं आज तक हमारे देश के अंदर। GD बिरला और JRD टाटा मिले और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप बनाया जिसका नाम दिया बॉम्बे प्लान, जो आगे चल के नेहरू के लिए 5 ईयर प्लान का इंस्पिरेशन बना। पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 का, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। GD बिरला और JRD टाटा, इन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था इसमें। यहाँ से बिरला और टाटा इकट्ठे हुए थे। GD बिरला जानते थे देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। IIT, IIMs, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, ये बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। और गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही थी इसके लिए, मेटल बिजनेस के लिए। तो GD बिरला ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेनली आयरन, लोहे का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें बड़े प्लेयर पहले से ही हैं। एक है टिस्को। टिस्को कौन है? जो आगे चलकर टाटा स्टील बनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को 1907 में बनी थी। और एक थी इसको थी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और GD बिरला ने, जिसने पहले कॉटन का ऑल्टरनेटिव ढूंढा था, कॉटन का ऑल्टरनेटिव निकाला। अब की बार बोले मैं लोहे का ऑल्टरनेटिव लेकर के आता हूं। एल्यूमिनियम पे इन्होंने काम किया। बोले लोहे में सब काम कर रहे हैं, लोहा तो क्या बहुत हाई डेंसिटी का है, तो बड़ा भारी पड़ता है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता। एल्यूमिनियम लाइट वेट है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगा। लोहे में जंग लग जाता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता, ऑक्साइड लेयर होती है तो अपना जंग बच जाता है। लोहे में बिजली पास आसानी से नहीं होती, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एल्यूमिनियम में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इसको इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की वायर होती है, लोहे की वायर्स नहीं बनती हैं। अब भाई मैं एल्यूमिनियम बनाऊं कैसे? तो जब समझ में आया था बॉक्साइट ओर चाहिए इसके लिए। बॉक्साइट ओर जो है ना वो मेन सोर्स है एल्यूमिनियम का। हाँ, तो भाई मैं एल्यूमिनियम बनाऊंगा, पीछे से मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बॉक्साइट ओर। और भारत जो है ना, इंडिया बिगेस्ट बॉक्साइट रिजर्व है एशिया का। और चाइना नंबर 2 पे, टर्की नंबर 3 पे, सब बहुत पीछे है। इंडिया तो बहुत पावरफुल है, बॉक्साइट बहुत है। और एल्यूमिनियम की कंजम्पशन 1950 में 14,000 टन हुआ करती थी। गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन थी कि 40 साल में 27 गुना बढ़ जाएगा, ये 4 लाख टन तक ये पहुंच जाएगा। जब इतनी डिमांड है तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में क्यों ना नंबर 1 बना जाए। बोले मैं एल्यूमिनियम के काम में घुसता हूं, वर्ल्ड में नंबर 1 बनूंगा। क्यों? क्योंकि ये हलवा बिजनेस है, माल तो बिकना ही बिकना है, देश को एल्यूमिनियम चाहिए ही चाहिए, कैप्टिव मार्केट है। आप सोचोगे कैसे भैया? ट्रांसपोर्ट के अंदर गाड़ी की सारी बॉडी एल्यूमिनियम से बनेगी, एलॉय व्हील्स बनेंगे। आप बिल्डिंग है आपकी, आपका घर है, आपका मकान है, उसमें बिरलास का एल्यूमिनियम लगा हुआ है। आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, खिड़कियों के फ्रेम्स होते हैं, सीलिंग होती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर पावर केबल्स होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, मोटर्स होती हैं। पैकेजिंग सेक्टर में रैपिंग फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल दुनिया की सबसे बड़ी बना रहे हैं ये। कैन होती है, थम्सअप की, पेप्सी की कैन होती है, कोका कोला की कैन होती है, सब यही तो बना के देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं और इन्होंने आइडेंटिफाई किया एल्यूमिनियम को। तो जब सरकार के साथ जुड़े तो उन्होंने कहा भाई डिफेंस में भी, पावर में भी, इंफ्रा में भी, सब जगह एल्यूमिनियम देते हैं। GD बिरला समझ गए, एल्यूमिनियम में घुस गए तो दुनिया लोहा मानेगी, लोहे में घुसेंगे तो हो सकता है लोहा ना माने, एल्यूमिनियम में घुस जाए तो लोहा मानेगी। तो लोहा छोड़ के एल्यूमिनियम में पूरी तरह घुस गए, एल्यूमिनियम की तैयारी में लग गए। बॉक्साइट हमारे पास था ही।
अब क्या किया इन्होंने, उस टाइम पे जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हुआ करती थी वो क्या करता था, इंडाल करता था। इंडाल कौन है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और मोस्टली ग्रांट इस कंपनी को मिलता था। सरकार ने जब बॉक्साइट की माइनिंग की बिडिंग निकाली कि भाई बॉक्साइट की माइनिंग करेंगे, बॉक्साइट कहां मिलता है हमारे देश में मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए आपको। उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, 3 जगह पे बहुत माइंस है, बहुत खदानें हैं बॉक्साइट के, भरा हुआ है पूरी जमीन के नीचे। ये बॉक्साइट सोने की तरह भरा हुआ है। सबको लगा जो पहले ही सरकार के साथ जुड़ी हुई कंपनी है इंडाल, उसी को मिल जाएगी बिडिंग। लेकिन जीडी बिरला जहां घुसते थे वहां पूरी तैयारी से आते थे। कनाडा, यूएई, रशिया, चाइना, कई कंट्रीज में गए और बॉक्साइट माइनिंग की कंपनी को खूब रिसर्च किया, रिसर्च बिफोर रीचिंग, मार्केट को सर्वे किया। बॉक्साइट माइनिंग में पूरी पृथ्वी पर सबसे जो एडवांस कंपनी थी वो कनाडा की थी, एल्कान, एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ कनाडा, एल्कान। जीडी बिरला ने क्या किया, उनकी एल्कान की टेक्नोलॉजी उठा के ले आए। ये टेक्नोलॉजी में क्या था, आसान करता हूं, बहुत इजी करता हूं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, मेरे केस स्टडी समझ में आ जाएंगे ये वाले। ये क्या है, टाइकून्स ऑफ इंडिया है, जिस ब्रिलियंस से कमाए हैं बिलियंस। जाके टेक्नोलॉजी से समझ में आया कि भाई मुझे ना क्या करना है, जो बॉक्साइट का पत्थर होता है उस पत्थर को हीट करना, उसको बोलते हैं एडवांस बेयर प्रोसेस। बेयर मतलब उसको हीट करना, और उसमें से मुझे क्या निकालना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालना है, पाउडर। तो ये पत्थर है और पत्थर से मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसका पाउडर निकाल के लेके आना है। और उसके पाउडर को फिर मैंने क्या करना है, उस पाउडर से मैं एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, यानी कि उसी पाउडर से मैं बढ़िया क्रॉस सेक्शनल कोई भी शेप दे दूंगा, पाइप की शेप देनी हो, रॉड की शेप देनी हो, कोई सी भी शेप देनी हो वो मैं दे दूंगा। यानी कि खदान से निकाले हुए पत्थर से पाइप और रॉड तैयार करने का पूरा प्रोसेस बना के ले आए। अब क्या करना, मुझे आता नहीं है, लेकिन दुनिया में किसी न किसी को आता है, उसको उठा के ले आओ। और टेक्नोलॉजी के एज होने के कारण, लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस को जीत जाने की संभावना के कारण जीडी बिरला जीत गए और हिंडाल्को बना दिया 1958 में। अब हिंडाल्को की चालू हो गई तैयारी। जीडी बिरला एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर घुसने की पूरी तैयारी के साथ जब रॉ मटेरियल उनके पास आ चुका था, बॉक्साइट उनको मिल गया है, अब उनको बड़े ऑर्डर चाहिए थे। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर की तलाश थी। उत्तर प्रदेश में, जो कि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता, देश का सबसे बड़ा राज्य था, उसमें इन्होंने क्या किया, बॉक्साइट की माइनिंग के बाद मार्केट की क्रेडिबिलिटी तो उनकी बढ़ गई थी, बॉक्साइट निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने एडवांस ऑर्डर ले लिया और रेणुकूट में जमीन ले ली। अब रेणुकूट कहां पे है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे जुड़ा हुआ है। वहीं से बॉक्साइट निकल के आ रहा है, बॉर्डर पे जुड़ा हुआ रेणुकूट के अंदर चले गए, बॉर्डर से लगे हुए वहां जाकर के एल्यूमिनियम की पूरी वैल्यू चेन बिल्ड कर दी। वैल्यू चेन समझ रहे हो क्या किया, पहले जाकर के बॉक्साइट निकाला, पत्थर निकाला, उससे क्या किया, उससे फिर एल्यूमिनियम निकाल दिया उसको गर्म करके, जो मैंने आपको एडवांस बेयर प्रोसेस बताया। एल्यूमिनियम निकल के आया, उसका अगला स्टेप क्या है, डाउनस्ट्रीम रोलिंग, उससे स्टील की प्लेटें तैयार कर दी, बड़ी बड़ी रोलिंग तैयार कर दी। अब वो क्या, वो तैयार हो गई, अब उससे एक्सट्रूजन करूंगा, एक्सट्रूजन से क्या होगा, शेप दे दूंगा मैं उसको, पाइप बना दूंगा, रॉड बना दूंगा। सारा इनको समझ में आ गया कि भाई बॉक्साइट की माइनिंग, बॉक्साइट से फिर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, फिर डाउनस्ट्रीम रोलिंग करनी है, फिर एक्सट्रूजन करके उसको शेप दे देनी है। अब मेरे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पाइप और रॉड सबसे ज्यादा चाहिए होती थी। पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया, हिंडाल्को इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर बन गया। अब तो भारत सरकार से लेके 20 राज्यों तक, डिफेंस से लेके रेलवे तक, एयरपोर्ट से लेके हाईवे अथॉरिटी तक हिंडाल्को ने सबसे ऑर्डर ले लिए। और एम्बेसडर गाड़ी हो या हवाई जहाज हो या स्पेस में जाने वाला शटल हो या कोल्ड ड्रिंक की कैन हो या किचन में यूज होने वाले एल्यूमिनियम फॉइल हो, हिंडाल्को सब कुछ बनाने लग गया। आज फर्क क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, आज नंबर 1 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्लेयर बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, वो नंबर 1 एल्यूमिनियम रिसाइकलर बन चुका है, मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी पूरी पृथ्वी बन चुकी है। बिरला ने जो सोचा है ना वो किया है। ये है ब्रिलियंस जो देती है कहीं बिलियंस। यहां से आप ना माइंडसेट सीखोगे, जब माइंडसेट होगा ना, है ना, तभी आपके पास स्किल सेट आएगा, है ना, तभी आपके पास रेवेन्यू का भी सेट आएगा। भाई आज मुद्दा पता क्या है, आज सब नंबर सेट के पीछे है। नंबर सेट तब आएगा जब माइंडसेट आएगा, और वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 बन गए। आज 2,15,000 करोड़ का रेवेन्यू किया पिछले साल उन्होंने 2024 में, 2,15,000 करोड़ का रेवेन्यू। जीडी बिरला एक फ्रीडम फाइटर और बिजनेस टाइकून के होने के साथ साथ 1983 आते आते इस दुनिया से, संसार से चले गए, लेकिन अपनी लेगेसी छोड़ के गए। उनके जाने के बाद आज उनके जो पोते हैं आदित्य बिरला, उन्होंने चल करके इसको पूरा संभाला, और आदित्य बिरला के बाद में कुमार मंगलम बिरला। ऑल्टरनेटिव को पकड़ने की इनकी आदत थी, कहते जो सब में जब घुसे हुए उसमें नहीं जाऊंगा मैं, ऑल्टरनेटिव पकड़ करके मेन स्ट्रीम से बाहर निकल करके बड़ा बिजनेस कैसे, ये बिरला से सीखा। उन्होंने सोच लिया लोहे के पीछे भाग करके लोहे के चने नहीं चबाना चाहता मैं। कपड़े के धंधे में भी उन्होंने जाकर के ग्रासिम के अंदर ऑल्टरनेट ढूंढा, लोहे के बिजनेस में लोहे की जगह जाकर के एल्यूमिनियम ऑल्टरनेट ढूंढा, और उसी से क्या होगा, बॉक्साइट ओर से कमाऊंगा कई करोड़, और लेके आए बॉक्साइट और कमाए कई करोड़। अब आगे चलते हैं, आगे चौथा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया, कनेक्टेड, रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री, डाइवर्सिफिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट।
इसको समझ लेते हैं क्या है ये कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्या होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट अगर केटरिंग सर्विस भी करे, कॉफी शॉप अगर बेकरी भी बना दे, फोटोग्राफर अगर प्रिंटिंग सर्विस भी दे दे, कार डीलरशिप अगर ऑटो इंश्योरेंस भी दे दे, ये है कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। एचडीएफसी बैंकिंग, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी ले आए, या जोमेटो फूड जो है ब्लिंकिट की तरह ग्रोसरी डिलीवर भी कर दे, अडानी एंटरप्राइज कोल से वो पावर भी बना दे, या पेटीएम जो है पेमेंट सोल्यूशन से पेटीएम मनी ब्रोकिंग में भी चला जाए। हिंडाल्को, अभी इस समय हिंडाल्को के पास में वेंडर्स थे, होलसेलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, हिंडाल्को का माल बिक रहा था, उसका जो है एल्यूमिनियम बिक रहा था, पूरी दुनिया में पूरे देश में बिक रहा था, कैप्टिव कस्टमर बेस था, आज सबके लिए बना रहे थे, ऑलरेडी एल्यूमिनियम सबको दे रहे थे। लेकिन जिसको एल्यूमिनियम चाहिए उनमें से बहुत सारे लोग उनको सीमेंट भी चाहिए। ये कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, माल खरीदने वाला तैयार है। बिरला ने सोचा भाई इतनी डिमांड है तो डिले क्यों करूं, डिमांड के आगे डिले करना ही नहीं चाहिए। तो बिरला ने बिजनेस माइंड ने सोचा कि भाई कार एल्यूमिनियम से बढ़ रही है तो दौड़ेगी कहां कार, सड़क पे दौड़ेगी, सड़क के लिए सीमेंट चाहिए। एल्यूमिनियम की खिड़की दरवाजे तो बन रहे हैं लेकिन लगेगा कहां, सीमेंट से बने घरों में लगेंगे। जहां एल्यूमिनियम का खिड़की दरवाजा लग रहा है, भाई सीमेंट से पहले घर बनेगा तब तो खिड़की दरवाजा लगेगा, तो सीमेंट भी बेचूंगा मैं। हिंडाल्को के अपने पहले से ही सरकारी क्लाइंट थे, यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज, हाईवे अथॉरिटी, ये सारे उनके, अब सब में सीमेंट चाहिए साथ में। हाईवे अथॉरिटी हाईवे कैसे बनाएगी, सीमेंट से बनाएगी। अगर एमपी गवर्नमेंट अगर इनका एल्यूमिनियम यूज करके घर बना रही है, यूपी गवर्नमेंट घर बना रही है, तो घर बनाने में सीमेंट चाहिए। इंडियन रेलवे के लिए भी सीमेंट चाहिए। कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, ग्रासिम और हिंडाल्को के बाद बिरला को एक मौका, मैग्नेट ने इनको एक नए मौके को खोज निकाला, और ये मौका था बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहरीकरण हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, गांव को शहर में कन्वर्ट किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जोरों शोरों पे था, इंडस्ट्री बनेगी, सीमेंट लगेगा। अब वक्त आ गया था डेवलपमेंट को मजबूती देकर के अपने एम्पायर को खड़ा करना। यहां से एंट्री हुई इनके अगले हीरो प्रोडक्ट की, और उसका नाम था शुरू में विक्रम सीमेंट। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं था, विक्रम सीमेंट। 1980s तक सीमेंट सारा सरकार कंट्रोल करती थी। रैपिड अर्बनाइजेशन 1980s में, उस समय क्या हुआ, रेजिडेंशियल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा था, हाई क्वालिटी सीमेंट चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ओन प्लांट, उस डिमांड को सरकार नहीं कंपनियां चला सकती। सरकार का काम है सरकार को चलाना, कंपनियां चलाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स। उनको मालूम था हम सीमेंट नहीं बना सकते। 82 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया 1982 में सीमेंट इंडस्ट्री को, और डीरेगुलेट करके उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आने चाहिए। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग 1986 में 6 to 8% जीडीपी का इंफ्रा पे ऑलरेडी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आज की सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करती है। आप जानते हैं गडकरी जी ने इतनी सड़कें बना दी, और रोड करी बोलते हैं उनको, गडकरी बोलते भी नहीं है। उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, कई नई स्कीमें ला दी। उस टाइम पे बात करो 1980s में, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको आपने नाम सुना होगा, 1980 में लेके आए थे। 5 करोड़ रूरल पॉपुलेशन को घर बना के देने थे, सीमेंट चाहिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम 1981 में लेकर के 40,000 गांव के अंदर बिजली चाहिए, वहां बिजली तक पहुंचाने के लिए खंबे चाहिए, सब कुछ चाहिए वहां पे, बहुत कई जगह पे उसमें सीमेंट लगने वाला है। इंदिरा आवास योजना 1982 में लेकर के इंदिरा गांधी, 72 लाख नए घर बनाने हैं, सबके लिए सीमेंट चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए। इन्होंने कहा कि पर कैपिटा, समझना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन के भी तरीके होते हैं भाई लोग, आपको समझा करो। पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन 1950 के आसपास केवल 9 किलो था पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन। 1982 आते आते 9 किलो से 31 किलो हो गया, और ये बहुत तेज बढ़ा। लेकिन अब ये 100 किलो होने वाला था, 9 किलो 100 किलो होने वाला था 2000 तक ही, सन 2000 तक। 1980s में ही जितनी रिक्वायरमेंट थी उसका डेफिसिट बहुत बड़ा था, वो हमारा देश मीट नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, भाई ऐसा करता हूँ, गणित लगाता हूँ, 1 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनेगा इससे, सीमेंट से 1 लाख करोड़ का बिजनेस बना सकता हूं क्या मैं। तो आदित्य बिरला ने इस डेफिसिट में एक ड्रीम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि यार इसके अंदर चलो गणित लगाओ, 1 लाख करोड़ का बिजनेस। सीमेंट इंडस्ट्री का साइज जो है ना 3 गुना ग्रो कर रहा था बहुत तेजी से, 40 मेट्रिक टन से 120 मेट्रिक टन पर एनम पे जा रहा था। अगर 20% मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लूं, है ना, यानी कि 120 मेट्रिक टन पर एनम में अगर मैं खाली 25 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी बना लूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% है। आदित्य बिरला को समझ में आ गया भाई अब सीमेंट धंधे में जाना चाहिए, और सीमेंट बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या, रॉ मटेरियल चाहिए। ये हमेशा क्या करते थे, पूरा वैल्यू चेन पकड़ लेते थे पीछे तक का, जैसे पहले भी पकड़ा ना उन्होंने, एल्यूमिनियम में भी पहले बॉक्साइट की माइनिंग भी खरीद ली, एल्यूमिनियम के रोल्स भी बना दिए, रोल्स बना करके रॉड और पाइप बना दिए, और रॉड पाइप बना के बेचना शुरू कर दिया। ऐसे इसने कहा कि भाई मेरे को सीमेंट में लाइमस्टोन चाहिए होता है, और लाइमस्टोन मध्य प्रदेश में है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर के लाइमस्टोन के रिजर्व के पास जाकर के सीमेंट का प्लांट लगा दिया, उसको नाम दिया विक्रम सीमेंट। विक्रम सीमेंट को पहले तो एमपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। एमपी गवर्नमेंट को जो रोड बनानी थी, जो ब्रिजेस बनाने थे, जो कनाल्स बनानी थी, जो नदी जोड़ो परियोजना करनी थी, उसमें बड़ा काम आया। 3 साल के अंदर विक्रम सीमेंट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। और 1995 आते आते अब 51 साल की उम्र हो चुकी थी आदित्य बिरला जी की, उनकी तो हो गया देहांत। अब कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप को आगे लेकर के चले, जो आज कुमार मंगलम बिरला 20 साल के अंदर सबसे बड़े प्लेयर हो गए थे नॉर्थ इंडिया के अंदर। 2004 में जो विक्रम सीमेंट था वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट था, लेकिन अब मौका आया कि मैं इसको बड़ा कैसे करूं।
सोचे यार मैं अगर नंबर 1 सीमेंट बनना चाहता हूं और खुद ही प्लांट लगाते जाऊं दिक्कत हो जाएगी। तब इनकी नजर थी एल&टी सीमेंट पर। एल&टी सीमेंट को ना अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी थी। हाँ, क्रिसिल जो रेटिंग देता है AAA रेटिंग पे जाना चाहते थे। पहले समझ लेते AAA रेटिंग होता क्या। AAA रेटिंग दर्शाता है कि इनकी क्रेडिट यानी कर्जा लौटाने की क्वालिटी अच्छी है। AAA रेटिंग एजेंसी देती हैं आपको रेटिंग देती हैं कि भाई इस कंपनी में डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, इस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बड़ा अच्छा है। ये AAA रेटिंग दर्शाता है। ये रेटिंग समझाएगा कि हाँ ये कंपनी ठीक है भाई, इसमें पैसा लगा सकते हो, इसमें पैसा उधार दे सकते हो, इसके शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये AAA रेटिंग होता है। ये जैसे CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, क्रिसिल होती है, वो देते हैं। तो इससे क्या हो गया, आपको बैंक सस्ते में कर्जा दे देगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लार्ज इन्वेस्टर मिल जाते हैं, आपका स्ट्रांग नेगोशिएटिंग पावर हो जाता है। तो अब जब मुझे सामने वाले से कुछ लेना हो ना तो पहले उसकी ज़रूरत को समझ लो। बिरला ने देखा यार इसकी ज़रूरत है, इस समय इसकी ज़रूरत है एल&टी सीमेंट की, तो उसको पैसा चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं एल&टी सीमेंट इससे खरीद लेता हूँ। एक तो मैं डबल हो जाऊँगा बड़ा, एक तो मैं पहले ही सीधा नंबर 1 हो जाऊँगा सीमेंट में इंडिया के अंदर एल&टी सीमेंट लेते ही। आदित्य बिरला ने 51% शेयर एल&टी सीमेंट में ले लिए 2200 करोड़ के अंदर, और उसको नाम दे दिया अब अल्ट्राटेक सीमेंट। अब एल&टी सीमेंट और विक्रम सीमेंट मिल गया था अल्ट्राटेक सीमेंट। सबसे बड़े प्लेयर हो गए थे, 3rd लार्जेस्ट दुनिया में हो चुके थे। बिरला ने सीमेंट बिजनेस में जितना सोचा था, 1 लाख करोड़ सोचा था, उससे 3 गुना ज़्यादा आज 3,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। सीमेंट में सबसे बड़े हो गए। मेरा मानना है ये ब्रिलियंस सीखोगे तो बिलियंस आएंगे आपको। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। यहाँ पे ना आपको कॉमेडी नहीं मिलेगी। वैसे भाई लोगों मैं जानता हूँ मेरी वीडियो लोगों को ना लंबी लगेगी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। इसमें गलती आदित्य बिरला की है, जिसने लगभग 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। अब छोटी मोटी टपरी का हिसाब देना होता ना, चाय की टपरी का, तो 30 सेकंड का रील बना के मैं दे देता। इतना बड़ा हिसाब समझना ना तो इसमें इतना बड़ा समय लगेगा। 5वां अध्याय चलते हैं, कैपिटलाइजिंग ऑन कैपिटल डिमांड। यहाँ से जन्म हुआ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का। ये मेरा 5वां अध्याय है। क्विकली समझो, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, कपड़ा ये दे चुके थे, ग्रासिम हर जगह राज कर रहा था। मकान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी आ चुका था, वो सुपर हिट था। अब क्या रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए, हमारे को फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिरला अपॉर्चुनिटी सीलर थे, अपॉर्चुनिटी स्कैनर थे, मौका ढूंढते थे। मौका मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस मिस हुआ, और बिलियंस से बिजनेस मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस माइनस हुआ, मिस हुआ, माइनस हुआ। इन्होंने कहा दूसरे का ध्यान जाए उससे पहले कि वो अपना धन बना ले। कपड़ा, सीमेंट और एल्यूमिनियम के बिजनेस में तो मैं बिलियंस बना चुका हूं। बिरला को मौका, मैग्नेट, करोड़ों कमाने के लिए एक और नया मौका ढूंढ लिया, बिजनेस का नया बेस जिसमें करूंगा मैं बड़ा निवेश और अब पैसा देकर के पैसा बनाऊंगा। आदित्य बिरला फाइनेंस आ गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 के अंदर एलपीजी लेकर क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को जगह मिलेगी। दुनिया भर से लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी खुली, छोटे बड़े धंधे खुलने लग गए, बड़े होने लग गए। 1988 के अंदर जो एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बाद 10 लाख थे, वो अब 1 साल के अंदर 68 लाख हो गए। लेकिन धंधा बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत थी उनको, सारे एसएमईज, एमएसएमईज को धंधा बढ़ाने के। लेकिन अगर धन चाहिए, अब छोटा बिजनेसमैन है, उसको हाई वैल्यू कोलैटरल, मकान गिरवी पे, दुकान गिरवी पे, गाड़ी गिरवी पे, सोना गिरवी पे रखना पड़ता था। बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगते थे। अब बहुत फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए थी जो मिलती नहीं थी। उस समय तक पैन कार्ड से कनेक्टेड क्रेडिट हिस्ट्री दिखती नहीं थी। स्लो प्रोसेस था, हेक्टिक प्रोसेस था, कई चक्कर काटने पड़ते थे। बाबुओं को चक्कर काटते रहो, बाबुओं को दफ्तर पे टेबल से टेबल, टेबल से टेबल, टेबल से टेबल चक्कर काटते रहो। और उन्होंने कहा कि भाई बड़े शहरों में तो हो रहा है, लेकिन सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में छोटे व्यापारी वो साहूकारों के पास जाते हैं। अगर मैं साहूकारों के धंधे खत्म कर दूं जो कि आपको कर्जे के, डेट के डेथ में फंसा देते हैं, डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, साहूकारों के धंधों को मैं कैप्चर करता हूं, फॉर्मलाइज करके एनबीएफसी बनाता हूं। एनबीएफसी बढ़ने लग गई थी। वो एनबीएफसी जो 80s में 7,000 थी, 90s में आते आते 38,000 हो गई। एनबीएफसी बहुत तेज बढ़ने लगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक्चुअली बैंक नहीं है। 1985 में जितना पैसा बाजार का बैंक में होता था, एनबीएफसी में 5% था उसका। 1995 में आते आते 10 साल के अंदर जो बाजारों का बैंक में पैसा था वो 5% से बढ़कर 24% हो गया था। इसका मतलब क्लियर हो गया, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि एनबीएफसी बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ पोटेंशियल में आदित्य बिरला ने एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि अच्छा, इसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस किया इन्होंने, एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल को समझा। अगर 1,000 रुपए की इनकम हो रही है तो 350 रुपए बच रहा है, 35% मार्जिन इस धंधे के लिए बहुत बढ़िया है। जब फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया, वो ब्रिलियंस लगा लिया। अच्छा, इसमें क्या है, पहले से ही आदित्य बिरला अपने ग्रैंडफादर जीडी बिरला के साथ में यूको बैंक में काम कर चुके थे, तो बैंक की उनको समझ थी, पहले से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की समझ थी। तो वो जीडी बिरला तो आप जानते हैं, वो जीडी बिरला थे ना भाई। जीडी बिरला तो कोई मुकाबला है नहीं कोई। उन्होंने तो अपने देश आजाद होने से पहले अपना बैंक बना दिया था। इनको काफी आइडिया हो गया था। और साथ में उनके बेटे आज जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर दी, सीए बन गए। उनका गणित में और दिमाग तेज भैया। कुमार मंगलम बिरला तो गणित में सबसे बड़े मतलब गणितज्ञ निकले। दोनों ने मिलकर के बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी।
कुमार मंगलम बिरला ने देखा कि भाई कंपनी के जो मेरे आज की डेट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बूढ़े बूढ़े एम्प्लॉयज़ हैं, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 60 साल। और जो टारगेट कस्टमर है MSME SME जो छोटा बिजनेसमैन है उसकी एवरेज एज 25 से 45 साल है। तो NBFC में उतारने के लिए इनको कहा कि मैं नए लोगों को लेके आऊँगा, नए बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म पाइपलाइन तैयार करूँगा, ऐसे मैन पावर लेके आऊँगा जो कि यंग हो, एनर्जी ज़्यादा हो, भागे, तूफान खड़ा कर दे, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। पुराना आदमी तो बढ़िया चल रहा है यार, नया आदमी भागता है, नया आदमी बहुत तेज भागता है, पुराना आदमी एकदम सेट हो गए, क्या चल रहा है, एकदम सेट है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइव है टंच नहीं। इन्होंने कहा भाई मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो भागे, ऑन फील्ड रोल ले, कुर्सी पे ना बैठे, जमीन पे बैठना हो जमीन पे बैठे, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठे, केबिन में बैठना हो केबिन में बैठे, मेकर कल्चर के आदमी चाहिए। इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, यंग लोगों को लेकर के आए, 25 साल, 26 साल, 28 साल के लोगों को लेकर के आए, चैनल पार्टनर तैयार किए, एडवाइजर तैयार किए, रिलेशनशिप मैनेजर बनाए, सेल्स के एग्जीक्यूटिव बनाए, कंपनी की एवरेज एज जो है ना 56 साल से 36 साल कर दी। आदित्य बिरला फाइनेंस जो कि 1991 में शुरू हुआ था, अब तेजी से आगे बढ़ने लगा, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल होने लगा। इन्होंने क्या किया, पर्ता सिस्टम ले आया। पर्ता सिस्टम क्या होता है? पर्ता सिस्टम मारवाड़ी अप्लाई किया करते थे। मारवाड़ी पर्ता सिस्टम होता है भैया बड़ा सिंपल, मॉनिटर करो रोज कैश फ्लो को डेली बेसिस पे, कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, डेली का खाता भाई खाता बने। कैश जो आ रहा है वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए रोज की रोज। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब बना के रखो। साधारण भाषा में जो आया है रोज वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए। अगर इनकमिंग आउटगोइंग से स्लो है तो मतलब धंधे में कुछ फ्लॉ है, और धंधे में फ्लॉ आने नहीं देना, तो पड़ता सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया, जो मारवाड़ियों का सिस्टम होता ना बैंक में डाल दिया। और लीडरशिप बोले मैं लेके आऊंगा IIT से, IIM से। और अभी तक जो NBFC थी वो बड़े बड़े शहरों में थी, बोले मैं लखनऊ में जाऊंगा, मैं पटना में जाऊंगा, मैं पुणे में जाऊंगा, मैं नागपुर में जाऊंगा, मैं सूरत में जाऊंगा। और क्या किया, हल्के कोलैटरल पे लोन देना शुरू कर दिया, और 7 दिन में लोन देना शुरू कर दिया, जबकि बाकी लोग 30 दिन लिया करते रहे, ये 7 दिन में दे रहे। फर्क क्या है, रिजल्ट ये आया कि टॉप 3 प्लेयर के अंदर आ गए लॉन्च करते ही, और लोन बुक आज 1,14,000 करोड़ रुपए की हो गई है। आदित्य बिरला फाइनेंस के बाद कुमार मंगलम बिरला ने पूरा का पूरा अम्ब्रेला, पूरा छाता बना दिया, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस भी दे दिया, आदित्य बिरला मनी भी दे दिया, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के धंधे में आ गए, सन लाइफ म्यूचुअल फंड के धंधे में आ गए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में आ गए। तो अब क्या किया, आदित्य बिरला का जो कैपिटल कंसोलिडेटेड हो गया वो हो गया 47,000 करोड़ का। देखा, मैंने कहा था ना, बिरला का दिमाग हमेशा बिजनेस ला, क्योंकि मैं हूं बिरला, नया बिजनेस ला, मैं हूं बिरला, इसका दिमाग ऐसे चलता है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप में टाइकून्स का एक मल्टीवर्स बन चुका है, एक यूनिवर्स बन चुका है। एक से बढ़कर एक सुपर एंटरप्रेन्योर उनके परिवार में आए, सब में एक बात कॉमन थी, राइट टाइम पर राइट चॉइस, और सही समय पर साम्राज्य तैयार कर दिया इन्होंने। आज पैंटलून हो या सब्यसाची हो, मॉल में हर तरफ बिरला ही बिरला है, आपको पता नहीं चल रहा है, हर तरफ बिरला ही बिरला है, बस आपको खाली पता नहीं चल रहा है। हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे टाइकून को जानते हैं जिसकी स्ट्रैटेजी ने उसने उसको एम्प्टी से एम्पायर बना दिया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, आपने बिरला ग्रुप बोला था मैंने बना दिया, अगला मेरा हल्दीराम पे बनाने का मन है। आज भी 60-70 हज़ार करोड़ की कंपनी हो गई है हल्दीराम, किसी को पता ही नहीं, मिठाई बनाते बनाते वो हलवाई भी 70,000 करोड़ का हो सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं हल्दीराम पे वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी और का नाम भी हो तो वो भी बताओ। बाकी अभी तक कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने नहीं लिया, या जो लिया उसको नहीं निभा पाए, तो अभी एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लो, एक नया रूल ले लो। हर हफ्ते टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज के वीडियो को शेयर करना है, देखना है, पूरा अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मिलना उससे सब्सक्राइब करवाना। ये रेजोल्यूशन आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन ना ला दे, अगर ये लर्निंग का रेवोल्यूशन ना ला दे तो कह देना मुझे। मिलते हैं आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद।